मैं राजवीर पांडे धैर्य कोचिंग संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन को अनवरत जारी रखे होंगे। देखिए, खगोल विज्ञान की श्रृंखला में ये हमारा 5वां वीडियो है। इसमें हम अध्ययन करेंगे अपने सौरमंडल के मुखिया सूर्य के बारे में। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हम सूर्य के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सूर्य, सन। सूर्य है क्या? तो देखिए, सूर्य जो है वो एक तारा है। जी, सूर्य एक तारा है और ये ही हमारी मिल्की वे में एक तारे के तौर पर अपना अस्तित्व रखता है। अब ये पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि किसी आकाशगंगा में असंख्यों तारे होते हैं, लेकिन हमारे लिए पढ़ना अनिवार्य इसलिए हो जाता है कि हमारी आकाशगंगा में ये स्थित होने के साथ साथ हमारे सौरमंडल का ये प्रमुख है। और अगर हमारे सौरमंडल का प्रमुख है तो उसके बारे में हमें जानकारी आवश्यक है ही। तो हम इसके बारे में इसीलिए पढ़ते हैं कि ये हमारे सौरमंडल का मुखिया है। ओके, अब देखते हैं ये हमारी आकाशगंगा में कहाँ अस्तित्व रखता है। तो आपको पता है कि हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम है दुग्ध मेखला। ठीक है, अब हमने बताया था दुग्ध मेखला या मिल्की वे जो है उसका आकार क्या है? सर्पिलाकार है। ठीक है, अब जो सर्पिलाकार आकार होता है मतलब किसी मॉर्टीन की कॉइल जैसा इसका आकार है। आकाशगंगा वाले वीडियो में आपने इसको देखा था। तो जो हमारे ये सौरमंडल है हमारी मिल्की वे के तीसरी भुजा में स्थित है। ठीक है, ये दूसरी यानी मध्य वाली जो भुजा है, ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा हो गई और ये तीसरी भुजा हो गई। तो ये जो मध्य वाली भुजा है जिसका नाम था ओरियन, है ना, ओरियन में ही हमारा सौरमंडल स्थित है। ओके, हमारे सूर्य का अस्तित्व कहाँ है? हमारी गैलेक्सी की ओरियन भुजा में। ओके, अब देखते हैं। तो ये हमारे आकाशगंगा की मध्य वाली भुजा में स्थित है जिसका नाम है ओरियन। केंद्र वाली भुजा का एकदम क्या नाम था? सैगिटेरियस करीना। मध्य वाली का ओरियन और सबसे ऊपर वाली भुजा का नाम क्या था? परसियस नाम था। अब जब हमें इतनी जानकारी हो चुकी है तब हम देखते हैं कि हमारा सूर्य एक्चुअल में है क्या। ओके, चलिए, तो सूर्य जो है हमारा वो क्या है? हमारी आकाशगंगा में स्थित एक तारा है, एक तारा है। अब जब सूर्य तारा है तो जाहिर सी बात है तारे के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। अब तारे के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, इसका मतलब हमारे सूर्य के पास भी ऊष्मा और प्रकाश है। अब जब हमारे सूर्य के पास ऊष्मा और प्रकाश है तो इस ऊष्मा और प्रकाश का रीजन क्या है ना, यानी जो हमारा तारा होता है, जो हमारा सूर्य है, इसके पास जो ऊष्मा है उसका कारण क्या होता है, या तारे का ईंधन आप कह सकते हैं क्या होता है। तो देखिए, हमारे सूर्य में एक घटना घटती रहती है जिसका नाम है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो छोटे परमाणु टकराकर यानी मिलकर संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन कहलाता है। देखिए, कौन कौन से संलयित होते हैं? नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन आपने पढ़ा होगा। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि आपस में वो टूट जाते हैं टकराकर, और इसमें क्या होता है, दो छोटे परमाणु होते हैं वो संलयित होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। और उसी के साथ साथ जब वो नाभिक का निर्माण होता है तो उसमें बहुत भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और यही ऊर्जा हमारे सूर्य के ऊर्जा का रीजन होता है। यानी हमारे सूर्य में जो ऊर्जा है, जो गर्मी है, जो ताप है, वो किसके कारण है? नाभिकीय संलयन के कारण है। तो कौन कौन से? देखिए, हाइड्रोजन के दो समस्थानिक मिलते हैं जिनको ड्यूटेरियम कहते हैं। ये दोनों जब मिल जाते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं, तो ये बनाते हैं हीलियम। और हीलियम बनने के बाद क्या होता है कि इसके साथ साथ भारी मात्रा में ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है, और यही प्रक्रिया सूर्य में चलती रहती है। यानी हाइड्रोजन का लगातार परिवर्तन होता रहता है हीलियम में, और इस परिवर्तन के कारण क्या होता है, वहां पर भारी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और वही हमारे सूर्य के ऊष्मा का, सूर्य के ताप का कारण होती है। ठीक है, तो ये नाभिकीय संलयन, अगर पूछा जाए कि सूर्य में कौन सी घटना घटती है, तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत
स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। प्रश्न एक पूछा जाता है कि तारों का ईंधन किसे कहते हैं? तारों का ईंधन, देखिए हाइड्रोजन ही तो हीलियम में परिवर्तित हो रही है, तो हाइड्रोजन ही तारों का ईंधन कहलाता है। ठीक है, तो ये तो रही हमारे सूर्य की एनर्जी के बारे में कि सूर्य में ऊष्मा कहाँ से आती है। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में सामान्य जानकारी कि सूर्य कितनी परतों से क्या कैसे होकर बना हुआ है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आते हैं। ओके चलिए, तो हम अब आते हैं, देखते हैं कि सूर्य जो है हमारा वो एक्चुअल में है क्या और इसमें कितनी लेयर्स वगैरह होती है ना। चलिए देखते हैं इसको भी। तो सूर्य का हम एक कार्ट बना लेते हैं यहां पर। देखिए ये जो है सूर्य की सतह हो गई। ठीक, अब सूर्य की सतह के बाद सूर्य का जो वायुमंडल है वो 3 परतों में विभाजित है। कितनी परतों में विभाजित है? 3 परतों में। क्या क्या नाम है इनके? तो सूर्य की सतह के पास जो परत पाई जाती है उसको हम बोलते हैं दीप्तिमंडल, या इसको बोलते हैं हम फोटोस्फेयर। फोटोस्फेयर। और इससे ऊपर वाली परत को हम बोलते हैं क्या? वर्णमंडल, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। ठीक है, फोटोस्फेयर लिखा भी आ सकता है। उसको याद रखना है आपको कि फोटोस्फेयर जब बात करेगा तो सूर्य की सबसे निचली वाली वायुमंडलीय परत जो होती है वो क्या कहलाती है? फोटोस्फेयर या दीप्तिमंडल। और मध्य वाली क्रोमोस्फेयर, और सबसे ऊपर वाली कहलाती है किरीट। इंग्लिश में इसको कहते हैं कोरोना। ओके, कोविड-19 यानी कोरोना बहुत पहले से अस्तित्व में है, लेकिन ये कोरोना दूसरा कोरोना है। अब देखिए सूर्य की सतह कितनी होती है? अब ये तो हो गया सूर्य का तल। अब इसी सूर्य के कोर में क्या होता है? नाभिकीय संलयन की घटना घटती रहती है। अब जब यहाँ पर नाभिकीय संलयन की घटना घटती रहती है, यानी बराबर बम यहाँ पर फूटते रहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर अधिक होगा या कम होगा? तो यहाँ पर तापमान जो होता है वो बहुत ज्यादा, यानी केंद्र में, सूर्य के केंद्र में तापमान क्या होगा? अधिक होगा। कितना होता है? लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का होता है। यानी सूर्य के केंद्र में सबसे ज्यादा तापमान होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाभिकीय संलयन की घटना घटती रहती है, और आपको पता है कि नाभिकीय संलयन की घटना घटने के कारण यहाँ पर क्या होता है? लगातार एनर्जी निर्मुक्त होती है, और वही एनर्जी सूर्य की ऊष्मा का आधार भी है। तो यहाँ का जो केंद्र का तापमान है 15 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब जब कहीं का तापमान इतना ज़्यादा होगा तो वहाँ पर जो, यानी अगर हम पदार्थ की अवस्था की बात करें तो पदार्थ की सामान्य तौर पर 3 अवस्थाएं हैं ना, ठोस, द्रव या गैस। लेकिन एक चौथी अवस्था भी है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर के कारण ये सूर्य का जो केंद्र है वो ना तो ठोस रह गया है, ना गैस रह गया है, और ना द्रव रह गया है, बल्कि किस अवस्था में आ गया है? प्लाज्मा की अवस्था में आ गया है। ठीक है, अब देखिए तो ये केंद्र में इसके कितना तापमान है? लगभग 15 लाख डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसकी सतह पर कितना तापमान होता है? ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सूर्य की सतह पर कितना तापमान है, सूर्य के केंद्र में कितना तापमान है। तो सूर्य के केंद्र में तापमान है 15 लाख डिग्री सेल्सियस, लेकिन सूर्य की सतह पर तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। नासा तो 5500 डिग्री सेल्सियस बताता है, लेकिन 6000 डिग्री सेल्सियस ज़्यादातर किताबों में आपको देखने को मिलता है। तो सूर्य की सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस, जबकि सूर्य के केंद्र का कितना है? 15 लाख डिग्री सेल्सियस। अब जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसके तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो देखिए एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि हमको सूर्य की कौन सी परत दिखाई पड़ती है। तो देखिए ये जो दीप्तिमंडल है
इसी को हम प्रकाश मंडल भी बोलते हैं। तो यही हमको दिखाई पड़ती है, सूर्य की दिखाई देने वाली परत। कौन सी? यही दीप्ति मंडल या फोटोस्फीयर, इसी को हम प्रकाश मंडल नाम देते हैं, और यही हमको दिखाई पड़ता है। ये दोनों क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? ये जो वर्णमंडल है, वर्णमंडल क्या करता है कि वर्णमंडल रंगों का अवशोषण कर लेता है, इसीलिए वर्णमंडल हमको दिखाई नहीं पड़ता। और कोरोना क्यों नहीं दिखाई पड़ता या किरीट क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो किरीट जो है ये चांदी जैसी ट्रांसपेरेंट सतह है, और ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये हमको दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन किरीट के भी दिखाई पड़ने का एक समय होता है, वो मैं आपको बताता हूँ कब। तो देखिए, किरीट जो है या कोरोना, जब सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण जब होता है, सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाली परत का नाम हम क्या बताते हैं? किरीट। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देने वाली परत। ओके, सूर्य ग्रहण के दौरान हमें कौन सी परत दिखाई पड़ती है? किरीट या कोरोना। देखिए कि रीजन क्या है इसका। तो क्या होता है जब सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति को कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि ये सूर्य है, ठीक है। अब सूर्य के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए, सॉरी ये अर्थ है और ये मून है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो चंद्रमा के आ जाने के कारण सूर्य की जो ऊष्मा है यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक सही से नहीं पहुंच पाएगा। और जब पृथ्वी तक सही से नहीं पहुंच पाएगा तो उसी स्थिति को हम क्या, क्योंकि हमें तब सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा, जब सूर्य दिखाई नहीं पड़ेगा तो हमको लगेगा कि सूर्य को ग्रहण लग चुका है। लेकिन होता क्या है कि मून जो है सूर्य की अपेक्षा छोटा है, पृथ्वी की अपेक्षा भी छोटा है। तो जब मून इसके बीच में आता है यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है उस स्थिति को हम सूर्य ग्रहण करते हैं। लेकिन जब मून इसके बीच में आता है तो मून का आकार छोटा होने के कारण क्या होता है कि हमको पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई पड़ता, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। इसीलिए देखिए जब सूर्य ग्रहण लगता है तो पेपर में आ जाता है कि स्विट्जरलैंड में दिखाई पड़ेगा या स्वीडन में दिखाई पड़ेगा, सिंगापुर में दिखाई पड़ेगा, बेल्जियम में दिखाई पड़ेगा। ये लोकेशन बताई जाती है कि यहीं पर सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ेगा, बल्कि पूरी पृथ्वी पर नहीं दिखाई पड़ेगा। उसका रीजन यही है कि मून जब बीच में आता है तो वही बाधा पहुंचाता है सूर्य के प्रकाश को, लेकिन मून का आकार है छोटा और सूर्य बहुत बड़ा है। अब देखिए सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना बड़ा है, इसकी बात करें तो नासा के अध्ययन के अनुसार सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग 109.2 गुना बड़ा है। इतना बड़ा हमारा सूर्य है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा है और सूर्य पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है यानी लगभग 109 गुना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है पूरी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण की स्थिति नहीं दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे आते हैं। क्योंकि ठीक है, ओके, तो हम यही बता रहे थे ना कि सूर्य ग्रहण को आप समझ लीजिए, समझे हैं। अब हम आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा। देखिए फिर तो जब सूर्य ग्रहण लगता है तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, यानी एकदम सीधी रेखा में तीनों हो जाए, तो क्या होगा सूर्य के अब ये सूर्य है, ठीक है, अब सूर्य को क्या कवर कर ले, जब मून कवर कर लेगा, मान लो ये मून कवर कर लिया, अब सूर्य को जब मून ने कवर कर लिया तो इसके बाहर वाली जो परत है उसी को तो हम कोरोना या किरीट बोलते हैं, सारा प्रकाश हमको केवल इतनी परत से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जब इतनी परत से निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा तो बहुत ज्यादा तीव्र प्रकाश निकलता हुआ दिखाई पड़ता है हमें। इसीलिए देखिए गांव में एक कहावत होती है या हर जगह पे कहते हैं, मतलब कि जब सूर्य ग्रहण हो तो बच्चों को उसे नग्नी आंखों से नहीं देखना चाहिए। उसका रीजन यही है कि नग्न आंखों से उसे क्यों नहीं देखना चाहिए कि सारे सूर्य का प्रकाश क्या होता है कि एक विशेष क्षेत्र से ही आने लगता है
तो उसकी जो रेज होती हैं वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो जब मून ने इसको कवर कर लिया तो ये बाकी जो दिखाई दे रहा है ये वाला क्षेत्र, यही किरीट है आपका, है ना, किरीट। तो जब इतना ही क्षेत्र दिखाई पड़ता है तो सूर्य जो है चमकती हुई रिंग की जैसा दिखाई पड़ता है, या किसी हीरे की अंगूठी जैसा दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसको हीरक वलय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरक वलय। प्रश्न पूछा जाता है कि हीरक वलय कब दिखाई पड़ता है? तो हीरक वलय हमको सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई पड़ता है ना, डायमंड रिंग जैसा दिखाई पड़ेगा। तो हीरक वलय कब दिखाई पड़ता है? हमें सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई पड़ता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग कितने समय तक रहता है? तो देखिए सब मूव हो रहे हैं तो ज्यादा समय तक तो रहेगा नहीं, अधिकतम 8 मिनट तक क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण रह पाता है, अधिकतम 8 मिनट तक पूर्ण सूर्य ग्रहण। प्रश्न ये भी पूछा गया है, यूपीपीसीएस का प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण लगभग कितनी देर तक रह सकता है? तो अधिकतम 8 मिनट तक ही पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति बनी रह सकती है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो इतना समझ में आ गया आपको कि सूर्य की कितनी सतहें होती हैं, कौन सी सतह हमको कब दिखाई पड़ती है और हमें सामान्य दिनों में कौन सी सतह दिखाई पड़ती है। अब चलिए, तो सूर्य जो है हमने बताया था कि ये किस भुजा में स्थित था? हमारी आकाशगंगा की दूसरी भुजा में स्थित था। ये पहली, दूसरी, ये तीसरी, यहीं पर स्थित था। अब हमारा सूर्य अगर यहीं पर स्थित है तो जब आकाशगंगा हम पढ़ रहे थे तो हमको पता चला था कि सारे तारे आकाशगंगा के केंद्र, जिसको हम क्या नाम देते हैं? बल्ज, बल्ज की परिक्रमा करते हैं। तो हमारा सूर्य केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है? तो हमारा सूर्य जो है वो अपनी आकाशगंगा की, अपने आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगाता है। यानी एक बार अपने आकाशगंगा की परिक्रमा करने में उसको कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। और इसी 25 करोड़ वर्ष को हम ब्रह्मांडीय वर्ष भी बोलते हैं, कॉस्मिक ईयर। ठीक है, यानी 25 करोड़ वर्ष लगाता है अपने केंद्र की परिक्रमा करने में। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य अपने केंद्र की परिक्रमा करने में, आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगाता है। ठीक, अब हम सूर्य के कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि इतना ताप इसमें है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल रही है तो कितनी मात्रा में लगभग क्या होगा। ओके, चलिए, तो सूर्य मिलकर बना किससे है? एक गैसीय आग का गोला है, और ये आग का गोला जो मिलकर बना है वो हाइड्रोजन, हीलियम आदि गैसों से मिलकर बना हुआ है। देखिए इसमें हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? सूर्य के संगठन में गैसों का प्रतिशत। सारे प्रश्न पूछे गए हैं इसीलिए इनको आपको याद रखना अनिवार्य है, गैसों का प्रतिशत। ठीक है, देखिए तो हाइड्रोजन यहां पर कितनी है? लगभग 71% हाइड्रोजन है। और हीलियम कितनी है? तो हाइड्रोजन, देखिए मैंने कहा था तारों का ईंधन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। जब सूर्य से हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा तो सूर्य भी मृत हो जाएगा, यानी सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितनी है? हाइड्रोजन यहाँ पर 71% है, हीलियम यहाँ पर 26.5% है, और अन्य गैसें जो हैं वो 2.5% में अपना अस्तित्व रखती हैं। हीलियम कितनी है? 26.5%। अन्य गैसें कितनी है? 2.5%। ये हमारे सूर्य का कंपोजिशन है, यानी सूर्य हमारा इन्हीं चीजों से मिलकर बना है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मात्रा में, और हीलियम उसके बाद, और अन्य गैसें लगभग 2.5% में है। अब सूर्य के हम द्रव्यमान की बात कर लें। देखिए आप इसको इस आधार पर जान सकते हैं कि अगर मान लीजिए पूरे सौरमंडल को हम 100 मान रहे हैं, पूरा सौरमंडल हमारा कितना हो?
100 किलोग्राम हो, हम 100 किलोग्राम मानकर चलते हैं, ठीक है। अब सूर्य जो है उन सब में कितना होगा, तो मान लीजिए अगर पूरा सौरमंडल कितना है, पूरे सौरमंडल का द्रव्यमान मान लीजिए 100 किलोग्राम, तो इसमें सूर्य जो होगा वो 99.8 किलोग्राम होगा, यानी पूरे सौरमंडल का 99.8% क्या है हमारा, सूर्य अकेले द्रव्यमान रखता है। सूर्य का अकेले द्रव्यमान कितना है, 99.8%। बाकी बचे परसेंटेज में पूरा हमारा सौरमंडल यानी सारे ग्रह वगैरह बने हैं, और सूर्य अकेले 99.8% द्रव्यमान के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे आते हैं। ओके, चलिए ठीक है। अब हम देखते हैं सूर्य के बारे में कुछ और, जहां से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की किरणें जो हैं वो पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच जाती हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाती हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सबको लगभग पता भी होगा। 8.6 मिनट लगता है। कहीं पर 8:20 होगा, कहीं पर 8:16 होगा, कहीं पर 8:06 होगा। तो ये आप मानकर चलिए कि लगभग 8 मिनट का समय लगता है सूर्य की किरणों को यहाँ पर पहुँचने में। अब देखिए सूर्य में लगातार इतनी ज़्यादा ऊर्जा निर्मुक्त हो रही है, अगर सोचिए वो सारी ऊर्जा पृथ्वी पर आ जाए, यानी वो सारी ऊर्जा जितनी वहाँ पर है वो ऊर्जा डायरेक्ट पृथ्वी पर अगर पहुँचने लगे तो पृथ्वीवासियों का हाल क्या होगा। क्या जीवन यहाँ पर संभव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सूर्य का जो ऊष्मा है या ताप है उसको हम सूर्यातप कहते हैं। तो सूर्यातप का कितना प्रतिशत या कितना भाग हमारे पास केवल पहुँचता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो सूर्यातप का कितना प्रतिशत हमारे पास पहुँचता है, लगभग 1/, देखिए सूर्यातप का लगभग 1/22 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। यानी सूर्यातप का लगभग 1/22 अरबवां भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। सोचिए इतनी उष्मा के बाद हमें ये मात्रा प्राप्त होती है, तब गर्मी में इतनी हालत है कि कनाडा जैसे जगहों पर हीट डोम हो गया है और लोग वहां पर गर्मी से मर रहे हैं। भारत में भी बहुत ज्यादा गर्मी है। अगर मान लीजिए कि सूर्य हमारा इतनी उष्मा दे रहा है, उसके बाद भी हमारी हालत इतनी खराब है। सोचिए अगर सौरमंडल ना होता तब क्या, यानी वायुमंडल हमारी पृथ्वी का ना होता तब क्या होता। अगर पृथ्वी का वायुमंडल ना होता तो हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते कि मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर सब भुने हुए मुर्गे हो जाते हैं। अगर वायुमंडल हट जाए तो 5 सेकंड के अंदर पृथ्वी के सभी निवासी जनजीवन सब एकदम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यानी हमारा वायुमंडल हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने बताया था कि जहाँ पर सूर्य से दूरी के आधार पर जीवन जीने लायक क्षेत्र होता है उसको हम निवास योग्य स्थान या गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, है ना। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम सूर्य के बारे में ही देख रहे हैं तो सूर्य मत देखते हैं। अब चलिए, तो कुछ शब्दावलियां और हैं जिनको हम देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे आता है। चलिए देखिए, एक प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है। अब इसकी सतह का तापमान आपको पता है 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसके केंद्र का तापमान आपको पता है 15 लाख डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो सतह का इसके जो तापमान है, अब क्या होता है, सूर्य से जो लपटें निकलती रहती हैं, है ना, सूर्य से जो लपटें निकलती रहती हैं इनको हम नाम देते हैं सोलर फ्लेयर। क्या नाम देते हैं? फ्लेयर या सौर लपट।
ठीक है। ये जो सौर लपटें हैं ये कभी कभी क्या होता है कि सूर्य के कोरोना से भी ऊपर पहुंच जाती हैं, यानी सूर्य के वायुमंडल से बाहर निकल जाती हैं। और जब ये सूर्य के वायुमंडल से बाहर निकल जाती हैं तो क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये सोलर लपट है, ठीक है, इसको आप याद है, ये क्विक सोलर फ्लेयर है। चलो, तो ये सोलर फ्लेयर है। अब यहां पर पृथ्वी है, ठीक। अब ये सन है और ये पृथ्वी है। तो जब सूर्य की लपटें यहां से निकलेंगी और यहां तक पहुंच जाए, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण है तो कोई भी चीज अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आती है तो पृथ्वी उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो जब पृथ्वी इसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेगी तो क्या होगा, जैसे ही अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो पृथ्वी के चारों तरफ इसका क्या है, वायुमंडल है ना। वायुमंडल क्या होता है, गैसों का मिश्रण होता है। अब जब ये सूर्य की लपटों को अपनी तरफ खींचेगी तो सूर्य की लपटें इस वायुमंडल से घर्षण करने लगेंगी और घर्षण करके ये प्रकाश, रंग बिरंगा प्रकाश दिखाएंगी। और यही जो रंग बिरंगा प्रकाश है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनको नाम भी दिया जाता है। अगर आपने एक था टाइगर मूवी देखी होगी तो सलमान खान कैटरीना कैफ को एक प्लेस दिखाते हैं जहाँ पर आसमान से जैसे लग रहा है काफी रंगीन फुहारें गिर रही हैं। वही होती है आपकी जो सूर्य से निकली हुई सोलर लपट होती है, जब पृथ्वी उसे आकर्षित करती है और पृथ्वी के वायुमंडल में घर्षण करके जलने लगती है तो उसी को हम रंगीन प्रकाश बोलते हैं। और इस रंगीन प्रकाश को ध्रुवों पर नाम दिया जाता है। ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल हो गया है, नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। तो जब ये प्रकाश की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में नॉर्थ पोल पर दिखाई पड़ती हैं रंगीन चमकती हुई, तब इनको हम बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। क्या बोलते हैं, अरोरा बोरियालिस। और जब ये हमको यहां पर दिखाई पड़ती हैं इसके दाहिने छोर पर, तब हम इनको नाम देते हैं अरोरा ऑस्ट्रल्स। हिंदी में इनको हम दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, और इसको हम उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। सोलर लपटों से यानी सौर की लपटें जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती हैं तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण कार्यों से खींच लेती है और खींचने पर क्या होता है कि वो वायुमंडल से हमारे घर्षण करके रंगीन तरह से चमकने लगती हैं। और इसी चमकते हुए प्रकाश को उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रल्स कहते हैं, या उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं, ठीक है। इतना आपको इसमें याद रखना है। अब चलिए इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे आते हैं। ओके, अब देखिए, तो ये सूर्य में ये जहां से लपटें निकलती हैं सूर्य की सतह से, तो सतह का तापमान कितना आपने पढ़ा था, 6000 डिग्री सेल्सियस पढ़ा था ना। जहां से लपटें निकलती हैं वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है, और टेम्परेचर डाउन होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर जहां से लपटें निकल रही होती हैं काला क्षेत्र दिखाई पड़ने लगता है, और इसी काले क्षेत्र को हम सन स्पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, सन स्पॉट या सौर कलंक। सौर कलंक का नाम आपने सुना होगा। और ऐसा होता कब है, ये लगभग 11 वर्षों का एक साइकिल होता है। 11 वर्षों में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सौर लपटें जो हैं वो ज्यादा मात्रा में निकलने लगती हैं। तो जहां से सौर लपटें निकलती हैं वो क्षेत्र काला हो जाता है, और काले क्षेत्र को हम सौर कलंक या सन स्पॉट नाम देते हैं। और इसी काले क्षेत्र पर क्या होता है, प्रश्न पूछा गया है कि सौर कलंक के पास सूर्य का तापमान लगभग कितना दर्ज किया जाता है। तो सतह का तापमान आपको पता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, लेकिन यहाँ का तापमान कितना होगा, ये जो ब्लैक वाला क्षेत्र है तो ये 6000 है, और यहाँ से 1500 के आसपास टेम्परेचर माइनस हो जाता है। जहां पर काला क्षेत्र बनता है वहां पर 1500 टेम्परेचर माइनस हो जाता है, यानी 6000 में से 1500 निकाल दो तो सौर कलंक का जो तापमान होगा वो 4500 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। यानी सौरमंडल का जो सौर कलंक, सॉरी, सूर्य का जो सौर कलंक है, सन स्पॉट है,
वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, सूर्य की सतह से 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, यानी लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है। ठीक है, इस घटना को आपको याद रखना है। सन स्पॉट क्या है, वो स्थान जहां से सौर लपटें निकलती हैं वो ब्लैक हो जाता है और उसे ब्लैक स्पॉट को हम बोलते हैं सन स्पॉट। इसका साइकिल यानी सौर कलंक का जो साइकिल है वो लगभग 11 वर्षों का एक चक्र चलता है ना, यानी एक बार मान लीजिए सन स्पॉट दिखा जाता मात्रा में, उसके बाद फिर 11 वर्ष बाद फिर दिखेगा, तो 11 वर्षों का एक साइकिल चलता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सौर कलंक कितने वर्षों बाद देखे जाते हैं, तो सौर कलंक प्रत्येक 11 वर्ष बाद देखे जाते हैं। ठीक, अब चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसकी एक और घटना पर आते हैं। ओके चलिए, तो इतना स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब हम देखते हैं एक और शब्दावली हमसे पूछी जाती है, सूर्य के संदर्भ में, जिसको हम नाम देते हैं उपसौर या अपसौर। जैसे चंद्रमा में हमने उपभू या अपभू देखा था, है ना, तो वैसे ही हमें सूर्य में भी उपसौर और अपसौर की घटना देखने को मिलती है। तो क्या होता है, उपसौर या अपसौर देख लेते हैं। उपसौर और अपसौर, अफेलियन और प्रीहेलियन इसको कहते हैं। देखिए, तो सूर्य, आपको पता है कि हमारा सूर्य जो है, पृथ्वी हमारी एक दीर्घवृत्ताकार क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये मान लो हमारा सूर्य हो गया और ये हमारी हो गई पृथ्वी। ठीक है, तो ये पृथ्वी की दो स्थितियां हो गई। मान लो एक बार पृथ्वी यहां पर है और फिर परिक्रमा करते करते सूर्य से दूर चली गई, तो ये सबसे नजदीक की स्थिति हो गई और ये सबसे दूर की स्थिति हो गई। तो जब सबसे नजदीक होती है पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नजदीक होती है, इस स्थिति को हम बोलते हैं उपसौर। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है तब हम इस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होगी उस घटना को हम बोलते हैं उपसौर, और जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगी उस घटना को हम बोलते हैं अपसौर। और ऐसा कब होता है, एक निश्चित डेट है इसकी, क्या है, तो उपसौर की जो घटना है, यानी पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक कब होती है, तो ये घटना घटती है आपकी 3 जनवरी को। ठीक, 3 जनवरी को ये घटना घटती है। और अपसौर कब होता है, तो अपसौर की घटना 4 जुलाई को देखने को मिलती है। प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तब क्या कहलाता है, उपसौर, और उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को। और अपसौर क्या है, अपसौर यानी पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगी उस घटना को हम बोलते हैं अपसौर, और अपसौर कब होता है, 4 जुलाई को। ठीक है, तो ये रहा आपका सूर्य के बारे में सामान्य जानकारी जो आपकी परीक्षाओं के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप आगे हमारे साथ बने रहिए, और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और लोगों तक हमसे जोड़िए जिससे हम अपनी जानकारी उन तक पहुंचा सकें। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।